हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग। कुछ फिल्में ऐसी होती, रेयर फिल्में, जब आप पहली फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक ऐसे खड़े रहते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या मैजिक हो रहा है। ऐसी एक फिल्म थी 12th फेल। और इस समय हमारे साथ, अरे मनोजवा तुम तो अफसर हो गया रे। थैंक यू सर, थैंक यू पराग। क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस है। थैंक यू सर। ये कैसे, क्या ये मैजिक हुआ कैसे? ये लोगों का प्यार है सर। ये कहीं ना कहीं हमें विश्वास तो था ही जब हमने ये फिल्म बनाना शुरू की थी कि लोग शायद इसमें अपना अंश ज़रूर देखेंगे। जो बच्चे हैं जिनके लिए ख़ास तौर पे ये फिल्म बनाई गई है उनको प्रेरणा मिलेगी। कुछ ऐसे लोग जो वो वक्त जी चुके हैं वो अपना जीवन देखेंगे। बट आई थिंक इसका क्रेडिट पूरा जाता है विधु विनोद चोपड़ा जी को। जी हाँ, ये 12th फेल नाम की किताब तो थी ही, बड़ी पॉपुलर थी हिंदी हार्टलैंड में ख़ास तौर पे, बहुत लोगों ने पढ़ी थी। एक कल्ट स्टेटस आप कह सकते हैं, उसे ऑलरेडी मिल चुका था। लेकिन उस चीज़ को स्क्रिप्ट पे उतारना और इतने बैलेंस्ड तरीके से उतारना, हमने कम से कम 260 रिवाइज्ड वर्जन्स लिखे हैं सर स्क्रिप्ट के। ड्राफ्ट नंबर 260 वाज द फाइनल ड्राफ्ट। इतना काम हुआ है इस पे, और उसको स्क्रिप्ट से पर्दे पे लेके आना एकदम सही मात्रा में मेजर करके, उसका पूरा क्रेडिट विनोद सर को जाता है। और इसीलिए उन्होंने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, राइटर की और एडिटर की, वो खुद ही संभाली। सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही नाप तोल के की हैं, टू एन एक्सटेंट की सर। वो इतने सालों से फिल्म बना रहे हैं। हाल ही में विधु विनोद चोपड़ा फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जब उन्होंने 45 साल अपने पूरे कंप्लीट किए। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं उनकी ओपनिंग फिल्म में जा पाया। वो 2-2 फ्रेम से मेजर करते हैं सर, 2 फ्रेम, 4 फ्रेम। और इस डिजिटल एज में बहुत सारे लोग तो समझ में नहीं आता उनको कि सर कह क्या रहे हैं, तो वो समझाते हैं। वो बहुत ही उनका एक क्लासिक अप्रोच है काम करने का। एंड आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू हिम। एंड देन ऑफ कोर्स द एंटायर एंसेम्बल दैट कम्स टुगेदर, द टेक्निकल टीम दैट कम्स टुगेदर, जितने भी एक्टर्स रहे हैं कैमरे के सामने इंक्लूडिंग मी, वो उन्होंने बहुत ही मेजर्ड परफॉर्मेंस करवाई है सबसे। और इस फिल्म की एक और एक खासियत क्या है पता है आपको, अपार्ट फ्रॉम योर परफॉर्मेंस, कि विधु विनोद चोपड़ा जिसने परिंदा, मिशन, बड़ी बड़ी फिल्में जिसको आप देख के भौचक्के हो जाते थे कि ऐसा भी होता है, उसने अपने पूरी स्टाइल पे, अपने सिनेमा पे ऐसा पोछा लगाया और ब्लैंक स्लेट से उसने 12th फिल्म बनाई। आपको लगता ही नहीं कि यार ये विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म? सर ये बहुत लोग ऐसा देख रहे हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि विधु विनोद चोपड़ा जी एज ए डायरेक्टर भी, जब FTI से उन्होंने शुरुआत की थी, जब वो ऑस्कर लेके आए थे, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ फिल्म मेकर हु हैज़ वेरी सीमलेसली ब्लर्ड द लाइंस बिटवीन रियलिज्म एंड सिनेमा। उन्होंने हमेशा वो बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड किया है। ये उनकी हमेशा खासियत रही है। एक स्केल जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, द विधु विनोद चोपड़ा स्केल, कि मतलब मिशन कश्मीर में ब्लास्ट हो रहा है, शिकारा में जो आप रेफ्यूजी कैंप देख रहे हैं, या जब परिंदा में जो आपने एक्शन सीक्वेंसेस देखे हैं, जो उनका एडिटिंग स्टाइल रहा है, वो हमेशा से वैसा ही रहा है सर। लोगों ने इतने साल उनकी फिल्म देखी नहीं, उन्होंने डायरेक्ट भी नहीं किया एक्चुअली काफी टाइम से। वो ही वाज सो बिजी प्रोड्यूसिंग एंड क्यूरेटिंग स्टोरीज दैट नीडेड टू बी एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट इट्स ऑलवेज बीन दैट वे। स्केल नहीं है, सो कॉल्ड क्लासिक VVC स्केल नहीं है, लेकिन स्केल इसमें भी है। अगर आप मुखर्जी नगर की फुटेज नहीं, मैं देखेंगे, स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्टाइल है ना सिनेमा कहने का, विधु विनोद चोपड़ा का स्टाइल वो बिल्कुल अलग है। अगर आप इसमें से विधु विनोद चोपड़ा का नाम क्रेडिट रोल से हटा दें तो लोगों को सोचना पड़े कि यार कौन है डायरेक्टर। लोगों को लगेगा कि कोई नया डायरेक्टर है। आई नो व्हाट यू आर सेइंग, और ये बहुत लोग कह रहे हैं, बट दैट इज हिज स्किल सेट, दैट इज हिज प्राउएस एक्चुअली। कि इतने साल काम करके एक अनुभव प्राप्त करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न करना एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ योर लाइफ एंड करियर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गम्शन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू डू दैट एंड टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। विनोद सर हैज़ ऑलवेज बीन दिस एनिग्मा, ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी फेयरलेस। आप भी जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने सालों से उनके बारे में भी आपने सुना है, हम सब ने सुना है कि ही इज़ बीन वेरी फेयरलेस। और इस हद तक फेयरलेस रहे हैं कि अभी थोड़े दिन पहले, अभी 28 तारीख को जब दूसरे दिन पिकअप कर रही थी, तो मैंने सर से पूछा कि सर आर यू हैप्पी? ही इज़ लाइक आई एम वेरी हैप्पी। आई एम लाइक नहीं सर, आर यू हैप्पी विद द बॉक्स ऑफिस नंबर्स दैट आर कमिंग? एंड देन ही इज़ लाइक अरे यार विक्रांत, तू नंबर छोड़, तू मज़े कर, तू इन्जॉय कर। नंबर की पहले दिन से उनको फिक्र नहीं थी। वो इतने निडर हैं, वो सिर्फ ये कहानी बताना चाह रहे थे अपने तरीके से, जो कि उन्होंने बताई। मतलब बॉक्स ऑफिस तो ठीक है, हार्ट ऑफिस तक लोगों के पहुंच गई। और क्योंकि एक ईमानदारी और एक इंटेग्रिटी, एक सच्चाई है, वो व्यक्तिगत रूप से वैसे है। और जिस तरह से हिंदुस्तानी इसको लेके, मतलब जिस तरह लोगों के दिलों तक पहुंची है ये स्टोरी,
मतलब अब आपको लग रहा है कि नाउ आई एम अराइव्ड? सर आई थिंक मैं ऐसे सोचता ही नहीं हूँ. नेचुरली मेरा सोचने का तरीका वैसा है नहीं. आई हैव बीन डूइंग द सेम थिंग पहले भी. आई एस्पायर टू डू द सेम थिंग आगे भी. बस लोगों के देखने का नज़रिया शायद बदला है. सर ये बहुत प्रेशर डालती है ये चीज़ें कि आई हैव अराइव्ड, या फिर अब तो मुझे बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी मिल गई है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज वो इतना कंज्यूमिंग है वो स्पेस, यू नो, जो काम करने के लिए तो वैसे ही 24 घंटे कम लगते हैं सर. तो अगर ये सब सोचने लगूंगा तो फिर जो मेरा बेसिक है वो बहुत डिविएट हो जाऊंगा. आई डोंट वांट टू गेट ऑन दैट ट्रैक. बट चीजें प्रेशराइज होगी क्योंकि आपके पीआर बोलेंगे कि सर ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. अभी आप जो मर्ज से अभी चुपचाप आ जा रहे हो, अब पैप्स आपके पीछे पड़ेंगे, अरे अरे सर एक सर सर सर. तो ये चीजें ऑटोमेटिकली अब हो ही गई है, अब वो अनअवॉइडेबल है. सर आई डोंट नो, जब होगा तो उसको फेस कर लेंगे. और रहा सवाल मेरे पीआर का या मेरी टीम का, सर मेरी टीम बिल्कुल मैं पूरे आश्वासन के साथ कह सकता हूँ मेरी वही लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं जो पहले दिन से मेरे साथ हैं. और हमारा तरीका नहीं बदलने वाला है सर. वही लोगों के देखने का नज़रिया बदलना शुरू हो चुका है. बट आई थिंक ऑल ऑफ अस, जो हम लोग 9 या 10 लोग मिलके काम करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जिसको इसका श्रेय जाता है. मेरे 2-3 मैनेजर्स हैं और भी लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उतनी ही शायद मुझसे ज़्यादा. वो हमारा अप्रोच चेंज नहीं होने वाला है, इसका मैं बिल्कुल आश्वासन देता हूँ आपको. जैसे आपने ये टाइम फ्रेम बताया, उससे मुझे याद आया कि पहली बार जो टीवी पे अमूमन बड़ा फर्जी सा काम होता है, लेकिन उसमें बालिका वधू जब मैंने नोटिस किया क्योंकि यार ये आदमी बड़ा ऑनेस्ट सा लग रहा है. ये क्या उसका नाम था, श्याम नारायण या श्याम सिंह, श्याम मदन सिंह, श्याम मदन, कि यार ये बड़ा ऑनेस्ट सा लग रहा है ये, कि ये एक्टर टीवी का नहीं है. वहां से ये जर्नी जहां मैं एसोसिएट होना शुरू हुआ आपसे, फिर लुटेरा आई और फिर एक नया सिरा अंडर द बुर्का, छपाक, और ये देखा. और मुझे लगता है कि कैनवास वाइज ये रोल बड़ा है, लेकिन आपकी ऑनेस्टी वाइज वो कैनवास भी उतना ही बड़ा था जितना आज का है. बिल्कुल सर. एंड थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट. और मैं वही कह रहा हूँ सर, अप्रोच नहीं बदलती, नज़रिया बदलता है, अपॉर्चुनिटीज़ बदलती हैं. सर सिंसेरिटी से ही काम करने की हमेशा इच्छा रही है. हमेशा एक ये भूख अंदर रही है, भीतर रही है कि लोग काम के ज़रिए जाने. क्योंकि इस बात में पूरा विश्वास था और आज भी है, शायद और अटूट हो गया है, कि यू कैन नॉट बी बिगर देन योर वर्क. राइट. योर वर्क हैज़ टू बी बिगर देन यू. और सच तो ये है सर, जो काम हम करते हैं, जो हमारा काम है, हम कहानियाँ बनाते हैं, हम लोगों की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, वो दे विल आउटलिव मी सर. दे विल डेफिनेटली आउटलिव मी. मेरे बाद भी वो चीज़ें रहेंगी. वो ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, ना कि मैं खुद. जी. तो हम बात कर रहे थे कि वो कैनवास और वो उसकी इंटेंसिटी और ऑनेस्टी वैसे के वैसी ही रही. मतलब वो श्याम सिंह भी उतना ही ऑनेस्ट था और ये भी उतना ही ऑनेस्ट है. एंड अ लॉट ऑफ इट गोज टू द कैरेक्टर्स आल्सो, क्योंकि बड़े ईमानदार कैरेक्टर्स थे वो. अगर बालिका वधू की बात करें तो वो एक ऐसा लड़का था एक ऐसे दौर में जो एक गर्भवती औरत से प्यार कर बैठा, और गर्भवती तो थी लेकिन वो विधवा भी थी. तो वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था सर उस वक्त. एक पर्पस था वो शो बनाने का. एंड आई एम सो प्राउड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट शो. और कमिंग टू 12th फेल, बहुत ही डिग्निफाइड कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली. तो उनकी रिक्वायरमेंट भी वो सिंसेरिटी से ही पूरी की जा सकती है सर. आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स कमिंग टुगेदर ना. कई बार जब 12th फेल आपके पास आई ये कहानी, क्या एग्जैक्ट वो अट्रैक्ट किया आपको कि यार ये करना चाहिए? अपॉन फ्रॉम विधु विनोद चोपड़ा, ऑफ कोर्स, मतलब वो एक लालच तो बहुत बड़ा है. बिल्कुल बहुत बड़ा लालच है, क्योंकि वो ऐसे शिल्पकार हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म के इतिहास में उन्होंने कम से कम 10 ऐसी फिल्में दी हैं जो अमर है. बट ये कहानी थी सर, ये मनोज कुमार शर्मा जी की जो जर्नी थी. मुझे स्क्रिप्ट से पहले किताब दी गई और मुझे बोला गया कि पहले ये किताब पढ़ो. एक दिन लगा मुझे किताब पढ़ने में. तो जब वो किताब पढ़ रहा था तो कई बार मुझे अपनी झलक दिखी उनके संघर्ष में, या उनके आत्मविश्वास में, या जिस नज़र से वो दुनिया को देखते हैं, या ईमानदारी उनके लिए क्या मायने रखती है. 3-4 बार तो ऐसा हुआ कि फूट फूट के रोया. फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा पढ़ना शुरू किया, फिर कुछ पन्नों बाद दोबारा वही चीज़ महसूस की. तो ऐसा लगा कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपनी झलक, जैसे मैंने कहा, देखी. तो मैंने सोचा कि ये कहानी का हिस्सा बनना तो लाजमी है और अनिवार्य है. कुछ भी हो, मैं ये फिल्म अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा.
और चैलेंज भी था एक्चुअली। तो जब मैंने कहा कि मैं ये फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ तो सर ने कहा कि तू 19 साल का लगेगा कैसे, हालांकि अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, डी एजिंग होती है, VFX होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश ये रही कि वो ना करें। बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है सर वो, बट देन आई थिंक यू नो कुछ जैसे मैजिक इज द राइट वर्ड, आपने कहा, यू आर काइंड इनफ टू से दैट। आई थिंक मैजिक जस्ट हैपेंस। यू कांट, उसकी रेसिपी अगर आप पूछेंगे हम में से किसी से भी, उसकी रेसिपी नहीं है हमारे पास। अगर दोबारा बोलेंगे वही चीज़ बनाने के लिए, शायद वैसे ना बनेगी। एक पढ़े लिखा एक्टर जो होता है उससे बात करने का एक अलग वो होता है कि वो प्रोसेस को कहीं ना कहीं देखता रहता है, थर्ड आई से देखता रहता है कि यार अच्छा ये किया तो ये हो गया बॉस, है ना। तो उसी रेफरेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं एक, वो जो आटा चक्की वाला सीन है ना, उसकी गर्लफ्रेंड आती, श्रद्धा सामने से आती और उसकी आंखों में खुशी है, जबकि उस समय में वो लुक जो है वो एक गर्लफ्रेंड आने से एम्ब्रेस भी हो सकता है कि यार ये देखो किस जगह मैं रह रहा हूँ। वो लुक कैसा वर्कआउट हुआ, क्योंकि उसमें सारी चीजें थी, वो क्या था सर? वो किरदार ऐसा है उनका जो व्यक्तित्व है मनोज कुमार शर्मा जी का, वो है ही वैसा। और यही तो प्योरिटी है उनके प्यार की सर। ये हकीकत है कि उनको जॉब पहले मिली। हकीकत में श्रद्धा जोशी जी को जॉब पहले लग चुकी थी, वो IRS ऑफिसर बन चुकी थी, उनका मेन होना बाकी था। तो सर जब इतना अटूट रिश्ता अगर आपको जीवन में मिल जाता है ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप नहीं सोचते हैं कि मैं कितना कमाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ। वो जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है ना सर, वो ज़्यादा मैटर करता है। कह सकते हैं कि मेरे जीवन में भी मुझे जो जीवन साथी मिला है, उसने भी मेरा साथ मेरे स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की वजह से ही दिया है। आज मेरे पास शायद थोड़ी बहुत तरक्की है, लेकिन कल वो नहीं था। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे खान पान में, एक दूसरे को देखने के नज़रिए में कोई बदलाव नहीं था सर। एंड दैट इज़ प्योर लव, राइट, इजंट इट? दैट इज़ प्योर लव। तो वो स्माइल, वो खुशी उनको देखने की, वो जगह के हिसाब से नहीं बदलती सर। वो आपके बैंक बैलेंस से आपका प्यार तो नहीं बदलता ना। मैं फिर वापस उसके क्राफ्ट पे जाऊंगा, क्योंकि लुक तो ऐसे ना, सेकंड के भी 1000वें हिस्से का लुक है। वो उसको आता देखता है और उसको लगता है शिट ये, और फिर खुश होता है। वो लुक में कन्वर्ट होना इज डिफिकल्ट। वो आपका इनर उस समय क्या था, वो क्या डिजाइन था? आई डोंट नो सर, मेरे पास जवाब नहीं है इसका। और मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है। कुछ चीज़ें करते करते हो जाती हैं सर। वो आई थिंक वो फील सही किया होगा उस वक्त, जो कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने फील सही किया था। अगर नहीं किया होता तो विनोद सर नहीं छोड़ते। आई डोंट नो सर, वो लोगों तक पहुंच रही है बात, बस वही एक सौभाग्य है। उसको अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा तो एक एक्यूरेट जवाब मिलना बहुत मुश्किल है सर। वो आई थिंक यही है कि आई वॉज जस्ट वेरी हैप्पी टू सी हर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मनोज जो पहले दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, वो उसकी गलती का एहसास भी वही दिलाती है उसे। वो कोर्स करेक्शन जो श्रद्धा जोशी जी का जो कैरेक्टर है मनोज के साथ इस पूरी फिल्म में आप देखेंगे कि वो हाथ थाम के उसका कोर्स करेक्ट करा रही है। वो विश्वास, वो खुशी, वो एक अटूटपन जो है, आई थिंक वही झलक के आता है सर। अब किया कैसे, उसका जवाब मुझे नहीं पता। क्योंकि इस फिल्म के 3 लुक मुझे लगता है कि जो मुझ तक पहुंचे और वो करेक्ट होंगे जी। एक वो जब श्रद्धा के घर वो जाता है, उससे बात करता है और उसका नौकर बाहर आता है, वो पानी का ग्लास लेता है, बिना पानी पिए और फिर वापस आ रहता जाता है। वो लुक कई बात कह जाता है। वो क्राफ्ट, उसका डिजाइन भी मैं समझना चाह रहा था कि वो, क्योंकि वो USP है उस पूरे उसका। सर उसका डिज़ाइन भी एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है उस पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करने में। अगर आप नोटिस करेंगे तो वो पूरा 4.25 मिनट का सिंगल शॉट है, उसमें हमने कट नहीं किया है। जब से आप देखते हैं कि वो दरवाजे से अंदर घुसता है और आप उसको पैन करके फॉलो करते हैं, जब तक कि जो हाउस हेल्प है वो फ़ोन कर रहा है, फिर वापस कैमरा घूमता है, वो 4.25 मिनट का सिंगल शॉट है। तो वो डिज़ाइनिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठोस पहुंचती है जब कोई एक दाग लगता है। वो मुझे बहुत अच्छे से पता है वो कैसे महसूस होता है। तो शायद वही दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि मनोज पूरी ईमानदारी से, प्योरिटी से घर जाता है उसे कहने के लिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, शायद मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पर अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। लेकिन जब उसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और उसे एक अलग नज़रिए से देखा जाता है जिसकी एक्चुअली उसे उम्मीद नहीं थी, तो वहाँ उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जब आ जाती है, तो इसलिए वो पानी पीता भी नहीं, वो रख देता है, कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, पानी भी नहीं पीना, बस मैं निकलता हूँ। क्योंकि वो बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील करता है सर। और हम सब कहीं ना कहीं जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ही सही, या शायद
कभी कोई जान के भी करता है, हम सब ने ह्यूमिलिएट फील किया है सर। मुझे अपने मेमोरीज़ बहुत अच्छे से याद हैं, मैं चीज़ें इतनी आसानी से भूलता नहीं। लोग कहते भी हैं कि तुम्हारी हाथी की याददाश्त है, और शायद है भी। तो वो अपनी कुछ यादें, what Manoj was feeling at that time or what he should have felt at that time because he was misunderstood, तो वो सारी चीज़ें। और एक क्लास सिस्टम भी आप देखिए ना सर, कि एक हाउस हेल्प के सामने वो अपने आप को छोटा महसूस मान रहा है। इस मतलब ये कहने का मतलब नहीं है कि हाउस हेल्प छोटा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में एक हायरार्की है, एक बहुत ही डिस्टिंक्ट हायरार्की है। मैं एक पर्सनल एग्जांपल आपको देता हूँ सर। मेरे पास एक गाड़ी थी जो मैंने 11 साल चलाई। लास्ट के 1.5-2 साल में सर वो उसकी हालत ना ऐसी हो गई कि उसके अंजर पंजर ढीले हो गए। मेरे स्टाफ के एक मेंबर हैं मुकेश, वो मेरे साथ रहते हैं, वो मुझे हमेशा कहते थे कि सर आप गाड़ी बदल लो सर, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मैं कहता था अरे यार पॉइंट ए से पॉइंट भी लेके जाती है गाड़ी, तो नहीं भी लेके आऊँगा तो वही काम करेगी। पर एक दिन चलो मैंने कहा कि नहीं अब वक्त आ गया है, क्योंकि बम्बई की बारिश में एक दिन वो जवाब दे गई, तो मैं नई गाड़ी लेके आया। तो जब मैं उसी सेट पर नई गाड़ी में गया सर, तो लोगों के गुड मॉर्निंग बदल गए, आपके गुड इवनिंग बदल जाते हैं, लोग आपको अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं। तो वो एक क्लास सिस्टम है हमारे यहाँ पे, और ये एक अनफॉर्चुनेट बिटर रियलिटी है। तो उस सीन में जब आप देखेंगे कि वो एक घर में काम करने वाले व्यक्ति से भी अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है एक आदमी, तो उसका क्या ही मनोबल होगा सर। बड़ी सुंदर बात कही आपने कि एक, और खासकर एक्टर जिसके ऊपर करोड़ों रुपए दांव पे लगते हैं जी, लेकिन वो करोड़ों मान अपमान सम्मान झेलते हुए वहां तक आता है, तब उस पे करोड़ों दांव पे लगते हैं शायद। जी, है ना। जी जी। कलाकार बोले तो इमोशन तो ठेस तो लगेगी। बिल्कुल सर। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस, और क्योंकि इतनी ठेस पहुंची है कि वो उस राह पे निकल गए कि नहीं यार कुछ तो करेंगे। और किस लिए सर, अब मैं जब रेट्रोस्पेक्ट में पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं और मेरे परिवार वाले बड़ा हंसते हैं सर, खुशी से हंसते हैं और शुक्र से भी हंसते हैं कि मैं अपने घर से निकला पैसों की कमी की वजह से। मेरी आर्थिक स्थिति जो थी मेरे परिवार की वो बड़ी चैलेंजिंग थी, तो 16 साल की उम्र में बाहर निकलना पड़ा सर। और फिर ना कुछ साल बहुत पैसों को चेज़ किया कि नहीं यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, क्योंकि उस वक्त ये विश्वास था कि पैसे से समाज में इज्जत है। अब आपने ढेर सारा पैसा बना लिया और आपने वो सारी चीज़ें कर ली जो आदमी एक पूरे जीवन में हासिल नहीं कर पाता, आपने 24-25 तक वो हासिल कर लिया। फिर आपने एक दिन बैठ के ये सोचा कि यार घर बना लिया, गाड़ियाँ खरीद ली, बहुत सारा पैसा हो गया, 4 चीज़ें वो कर ली, दुनिया देख ली, लेकिन सुकून की नींद तो नहीं मिल रही। अब वही लोग समाज में इज्जत भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ रियलाइज़ हो गई उस एज पे कि सिर्फ पैसे से इज्जत नहीं है या सिर्फ पैसे से सुकून नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए उसको छोड़ के फिर मैंने रीस्टार्ट की अपनी ज़िंदगी, एक नए रास्ते पे निकला। टाइम टू टाइम यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज जिन चीज़ों में मेरा विश्वास है, हो सकता है कि 5-7 साल बाद मैं जब पीछे मुड़ के देखूँ तो आई एम अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। तो वो ह्यूमिलिएशन की, अगर हम दोबारा आपके सवाल पे अगर हम आए, ह्यूमिलिएशन हो गया या फिर एक सोशल स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटस, वो बहुत ही क्लोजली एक्सपीरियंस किया है सर। ये लंबी कहानियाँ हैं बहुत सारी, जब कभी फुर्सत से बैठेंगे तो करेंगे सारी बातें। वो जो रिजल्ट वाला सीन है ना, वो जब आके बैठता है आपके साथ रो पड़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है ये सारा थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं अंदर उस सीन में भी है। जी सर, इस पूरी फिल्म में ये मेरे लिए बहुत ही पर्सनल कहानी है। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपनी कहानी बयां कर रहा हूँ, ये मैंने पूरी कोशिश की है ईमानदारी के साथ मनोज कुमार शर्मा की कहानी बताने की। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये कहानी करने की वजह एक ये भी थी कि मैंने उसमें अपना अंश देखा, अपना जीवन देखा, या अपनी खुद की विचारधाराएं देखी। तो हम सब कहीं ना कहीं उस कगार पे ज़रूर खड़े हुए हैं सर। 1000 चुनौतियाँ पार करने के बाद जब हम उस कगार पे खड़े रहे तो हम सब ने वो महसूस किया है। और यही तो खूबसूरती है सर सिनेमा की या किसी भी कला की। होप हो गया या डिजेक्शन हो गया या लॉस हो गया या एस्पिरेशन हो गया या सपने हो गए, ये यूनिवर्सल लैंग्वेजेस हैं सर। अगर ये किसी फॉरेन लैंग्वेज में भी ये फिल्म बनती तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप वही महसूस करते हैं, क्योंकि वो इमोशन ट्रांसेंड्स एवरीथिंग, इट इवन ट्रांसेंड्स लैंग्वेजेस समटाइम्स। वो पैर वजन छोड़ देना उसका, वो घुटना क्लैस्प हो जाना, लॉक हो जाना घुटना कि अब हो गया, वो पार कर गए। वो जब 100 मीटर की रेस आप पार करते हैं तो जैसे ही वो आप रिबन पार करते हैं तो आप ने जितना लगाया है तो आप बस वो, जब तक आप भाग रहे हैं आपको एहसास नहीं होता सर, लेकिन जैसे ही आप वो रिबन पार करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, फिर आपको एहसास होता है कि अरे मेरी सांस भी चढ़ी हुई है। तो इट वाज दैट मोमेंट, इट हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ब्यूटीफुली कैप्चर्ड आल्सो। वो कंधे से उसका बोझ उतरता हुआ आपको दिख रहा है,
महसूस होता है और शायद इसीलिए लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। मतलब जो मैंने सुना, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो सीन के बाद आप वाकई इतना फूट करोगे कि विदु विनोद चोपड़ा को कट कहने में भी संकोच हो रहा था। मेरा बहुत खास रिश्ता है सर विनोद सर से, मेरे पिता समान है वो। सॉरी, मैं कहते कहते कई बार भावुक हो जाता हूँ, लेकिन वो एक जो मेरा बॉन्ड है उनके साथ, वो बहुत ही स्पेशल है। वो जानते हैं मैं कहाँ से आता हूँ और वो जानते हैं कि मेरे लिए ये फिल्म क्या मायने रखती है। फिल्म में आपने देखा होगा इंटरव्यू में जब वो कहता है कि मैं भी यहाँ तक नंगे पैर पहुँचा हूँ बिना ऑक्सीजन के, तो ये उनकी भी फेवरेट लाइन है, ये मेरी भी फेवरेट लाइन है। तो मेरे जहन में बार बार वही चल रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ नंगे पैर बिना ऑक्सीजन के। तो करते करते कई बार आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हैं कैरेक्टर से, आप बह जाते हैं भावनाओं में। तो वो कट नहीं किया उन्होंने, 5-7 मिनट वो चुप रहे। वहाँ पे 200 लोग खड़े हुए थे, आपने देखा है वो शॉट कैसा है। तो ही वॉज ग्रेसफुल इनफ टू गिव मी 5-7 मिनट्स। और जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार लाइट जा रही है, अब दोबारा शॉट लेना है तब उठा फिर मैं। क्या बात। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि बड़े कम एक्टर्स, मतलब शाहरुख खान हुए, सुशांत थे। शाहरुख खान के समय तो ओटीटी नहीं था, लेकिन आपका इतना ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ है और हर मीडियम में उतनी सक्सेस के साथ हुआ है। सर आई थिंक ये लोगों की वजह से है। आई विल गो बैक टू द सेम आंसर, थोड़ा रेपिटेटिव लगेगा बट अप्रोच मेरी सेम रहती है सर। मीडियम क्या हो, उम्मीद ये रहती है कि मैं अपना उस वक्त 100% दूँ, बट द क्रेडिट गोज टू द ऑडियंसेस सर, जो अब तक मेरे साथ हैं। और ये 20 साल की जर्नी है सर, और अभी तो शुरुआत हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हार नहीं मानेंगे मेरे साथ, मेरी तरह, और वो मेरे साथ आगे चलेंगे मेरी इस जर्नी में। इट इज़ बिकॉज ऑफ देम सर, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है उनके बिना। इट इज़ इम्पॉसिबल। आज वही लोग अपने फ़ोन से या टीवी से या लैपटॉप से निकल के, अपने घरों से बाहर निकल के अपनी कीमती कमाई मेरी फिल्म में लगा रहे हैं सर, अपना वक्त दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है और ये उन्हीं की वजह से है। निश्चित तौर पर। और ईमानदारी आदमी की दिख जाती है, जैसे हम पहले ही इसमें कि एक ईमानदार इंसान के साथ ऑडियंस पहले से जुड़ते जाता है और वो कलेक्टिव, वो आपके पीछे कारवां बनते चले जाता है। जी, वो आपने भी महसूस किया ही होगा इस पूरी यात्रा में। जी सर कोशिश रहती है। किसी के लिए शायद मैं ईमानदार ना हूँ। ये वही पुरानी कहावत है ना, यू आर नॉट अ हीरो इन एवरीवन्स लाइफ। किसी के जीवन में तो आप विलन होंगे, तो आप सबको तो प्लीज़ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश रहती है ईमानदार रहने की, कोशिश रहती है अपने पाथ पे चलने की। जो आपका विश्वास है उसको डगमगाने ना देने की, यू नो, टू स्टैंड बाय योर ओन वैल्यू सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं सर, यू नो, ये है, यू फाइंड योर ट्राइब। बहुत बड़ी दुनिया है सर, ये बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ी दुनिया है। आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं और कारवां बनता चला जाता है सर। फिल्म अच्छी कर रही है, लोग अब प्रोड्यूसरों के कान खड़े हो गए कि अच्छा आ गया हम मैदान में, एक नया सब तरफ से आप घेरेंगे। अब विक्रांत किस तरह से देखेंगे हम? कुछ रनिंग अराउंड ट्रीज करते हुए देखेंगे? क्या होगा? आई हैव बीन वेरी लकी विद गुड प्रोड्यूसर्स। मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किया है या मैं कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कभी भी मेरी पॉपुलैरिटी के लिए हायर नहीं किया सर। उन्होंने हमेशा मेरे काम के लिए और मेरे आत्मविश्वास के लिए मुझे हायर किया है। तो मैं उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है उनका अप्रोच, उनका भी नहीं बदलेगा, मेरा भी नहीं बदलेगा। हाँ, जो नए लोग होंगे जिन्होंने मेरे साथ आज तक काम नहीं किया है, वो शायद एक नए माइंडसेट से आएंगे, लेकिन सर मेरे काम करने का तरीका तो वैसे ही रहेगा सर, इट वोंट चेंज। तो इमेज यही रहेगी कि आर्टिस्ट, हार्डकोर सीरियस आर्टिस्ट अपने क्राफ्ट के लिए सर, वेरी किस तरह की इमेजनरी आप चाहते हैं? सर एज आई सेड, यू नो, आई वांट माय वर्क टू आउटलिव मी। मैंने हमेशा से ये चाहा है कि मेरे काम की वजह से मुझे लोग जाने, ना कि मेरे पहनावे की वजह से, ना कि मेरी इंस्टाग्राम फॉलोइंग की वजह से, मेरे काम की वजह से जाने। और जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है पिछले 10 सालों में सिनेमा में ख़ास तौर पे, वो बहुत ही क्लियरली जानते हैं सर, वो डिल्यूजनल नहीं है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है अपने 10 साल के करियर में। आई हैव वर्कड विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट। चाहे फिर आप सिर्फ विदु विनोद चोपड़ा की बात नहीं है, आप अगर फिल्मोग्राफी देखेंगे मेरी, तो वो तब भी मेरे पास मेरे काम की वजह से ही आए थे। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। दुनिया आज से 4 साल पहले जो था, कोविड आया था, फिर दुनिया बदल गई थी, प्री कोविड, पोस्ट कोविड। जी, आप महसूस नहीं कर रहे हैं शायद कि प्री 12th फेल और पोस्ट 12th फेल में क्या हो रहा है? सर अच्छा है, मैं नहीं कर रहा महसूस, और ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं सर। द आइडिया फॉर मी इज टू
स्टिक टू माई बेसिक्स। जो मेरे हीरोज़ हैं उनकी बातों को मैं बहुत गांठ बांध के रख चुका हूँ और वो मुझसे बहुत ज़्यादा जीवन का अनुभव है उन्हें। विनोद सर उनमें से एक हैं। उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ कही है कि चीज़ें बदलेंगी और जो बदल रही हैं उसका एहसास है। क्या नहीं करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है सर। क्या करना है वो तो सभी जानते हैं। कठिन होगा, मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा सर। सो फॉर मी आई एम गोइंग टू बी द सेम, माई वर्क अप्रोच इज़ गोइंग टू बी द सेम। और जैसे मैंने कहा कि जो नए लोग हैं जो मेरे साथ अब तक काम नहीं कर चुके, जो मेरे साथ काम करने आएंगे, आई एम श्योर कि बहुत जल्दी उनको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि मेरे काम करने का तरीका है और अगर वो उनको सूट होगा तो हम शायद साथ में कुछ कर पाएंगे। हमारे बड़े भाई आशुतोष राणा एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं जी। वो कहते हैं कि स्टार वो है, अभिनेता वो है जो अपने आप को उस किरदार में मिटा देता है, जी। और अदाकार वो है जो उस किरदार में अपने आप को डाल देता है। मतलब वो अपने आप को दोहराता है, वो स्टार होता है। क्योंकि वो स्टार है तो वो इस कैरेक्टर को दिलीप कुमार कैसे करेंगे, इस कैरेक्टर को शाहरुख खान कैसे करेंगे, तो शाहरुख इज ऑलवेज देयर, सलमान विल बी देयर। और एक कलाकार हो जो उसमें उस किरदार को हो जाता है। तो ये दो रास्ते हैं। जी। ये डेफिनेट है सर। और मैं बार बार इसीलिए ये कह रहा हूँ दैट आई वॉन्ट माई वर्क टू आउटलिव मी बिकॉज आई नो दैट आई कैन नॉट बी बिगर देन माई वर्क। और ये वही है अदाकार और कलाकार वाली बात है। ये बहुत ही थिन लाइन है। कोशिश ये रहती है कि जो कैरेक्टर है उस पर फोकस किया जाए और मैं कभी आई कैन नेवर बी बिगर देन माई आर्ट और माई वर्क सर। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। यू हैव ओनली आंसर्ड माई क्वेश्चन एक्चुअली एंड दैट इज हाउ इट इज। और कोशिश ये रहेगी कि अच्छी कहानियों का हिस्सा बने सर। सो आगे अब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामने प्रलोभन है, कहाँ से बचना है, क्या होगा? सर अभी तो फोकस यही है कि इतना प्यार जो लोगों ने दिया है और बहुत प्यार दे रहे हैं, एंड थैंक यू ऑल्सो बिकॉज आपने भी बहुत प्यार दिया है। मैंने पढ़ा और मैंने सुना जो आपने भी कहा है। टाइम राइट नाउ टू गो बैक एंड थैंक द ऑडियंसेस। अभी आने वाले इस हफ्ते में जो है पूरी नीयत यह है कि लोगों के पास जाके उनका शुक्रिया अदा किया जाए जिन्होंने इस फिल्म को उस मुकाम पे पहुंचाया है। और फिर दिसंबर में तैयारी शुरू हो रही है फॉर समथिंग दैट आई स्टार्ट इन जनवरी। अगले एक हफ्ते 10 दिन तो इट्स टाइम टू गो बैक एंड गिव टू द ऑडियंसेस व्हाट इज़ राइटफुली देयर्स। ये फिल्म उनकी है, उन्होंने बहुत सराहा है इस कहानी को। उनके साथ जाके थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना, थोड़ा वक्त बिताना और उनके साथ वो बांटना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में ये फोकस है। और कुछ इंटरेस्टिंग फिल्में भी हैं। तो दिनेश विजन जी के साथ एक फिल्म की है मैंने, सेक्टर 36। बहुत ही अलग कहानी है 12th फेल से। फिर जियो स्टूडियोज़ के साथ एक फिल्म है ब्लैकआउट, वो भी बहुत अलग फिल्म है। और फिर आखिर में आमतौर पे लोग बार बार पूछते हैं कि हसीन दिलरुबा पार्ट 2 कब आ रही है। तो हसीन दिलरुबा पार्ट 2 बन के तैयार है, वो अगले साल आ जाएगी सर। क्या बात है। चलते चलते क्या कहेंगे अपने चाहने वालों को? आई कैन ओनली से थैंक यू। मैं सिर्फ थैंक यू कह सकता हूँ। इट इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म और इसको अपना बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक ये फिल्म देखी नहीं है, प्लीज़ सिनेमा घरों में जाएं, इस फिल्म को देखें और लोगों को रेकमेंड करके बताएं आपको कैसी लगी फिल्म। मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगा इस फिल्म को करने के लिए। जैसे आपकी फिल्म में डायलॉग भी है कि ऐसे करोड़ों लोग हैं जी सर जिनकी उम्मीद किसी एक सफलता के साथ पूरी होती। तो मनोज कुमार को इतनी खूबसूरती से निभाने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए आपका भी बहुत थैंक यू पराग सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू बीन वेरी काइंड।